कुछ वॉर गोलियों से नहीं लड़ी जाती, वो दिमागों से खेली जाती। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऐसी ही एक जंग छेड़ रखी है, एक प्रॉक्सी वॉर, जो सीमाओं से नहीं सायों से लड़ी जा रही है। ये जंग न्यूज़पेपर में नहीं आती, टीवी डिबेट में नहीं होती है, लेकिन हर दिन हर पल चल रही है। तो चलिए आज उस जंग की कहानी समझते हैं, जो छुपी हुई भी है बट खतरनाक भी है, क्योंकि ये कहानी है प्रॉक्सी वॉर की। प्रॉक्सी वॉर मतलब इनडायरेक्ट वॉरफेयर। आप डायरेक्टली अटैक नहीं करते, आप किसी और के हाथ से खेल खेलते हैं। और पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों से एग्जैक्टली यही किया है। लेकिन आज हम समझेंगे क्या है प्रॉक्सी वॉर, कैसे पाकिस्तान ने ये खेला और कैसे भारत ने इसका जवाब दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। 1947 पार्टीशन, 2 देश बने और शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो कभी खत्म ही नहीं हुई। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त को एक दूसरा देश भी बना था, पाकिस्तान। और पार्टीशन के साथ ही शुरू हो गई पहली जंग। अक्टूबर 1947 कश्मीर, पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल रेडर्स भेजे, टारगेट कश्मीर में फोर्सफुली कब्जा करना। लेकिन भारत ने जवाब दिया, इंडियन आर्मी कश्मीर में एयरलिफ्ट हुई, श्रीनगर को बचाया गया। पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1965 पाकिस्तान ने फिर से कोशिश की, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इन्फ्लेटर्स कश्मीर में भेजे गए, लेकिन भारत ने डायरेक्टली वॉर कर दी। पाकिस्तान के पेंटून टैंक्स का कब्रिस्तान बना दिया गया और पाकिस्तान एक बार फिर हार गया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। सबसे पेनफुल डिफीट अभी आने वाला था। 1971 ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। भारत की आर्मी ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करवाया। Boarding, messing, medical facilities would be provided to you all and all your rank. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान की मिलिट्री जो खुद को इनविंसिबल मानती थी, वो 3 बार भारत से हार चुकी थी। और यहाँ से पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने एक फैसला लिया। जनरल जिया उल हक, पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर, उसने एक नई डॉक्ट्रिन बनाई, हम भारत को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तोड़ेंगे, हम वॉर नहीं करेंगे, प्रॉक्सी वॉर करेंगे। और यहाँ से शुरू हुई पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी। आईएसआई, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका काम अब था भारत के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फ्यूल करना, टेररिस्ट ग्रुप्स को ट्रेनिंग, फंडिंग, वेपन्स देना और भारत को अंदर से तोड़ना, ऐसे कि दुनिया को पता भी ना चले। और सबसे पहले टारगेट बना पंजाब। 1980 पहला टारगेट बना पंजाब। सीमा पार शांति थी, लेकिन अंदर आग लगी हुई थी। खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी जा रही थी, एक अलग 6 स्टेट की डिमांड की जा रही थी। But we are now at war with India, and unless and until we have defeated India, our war will carry on. अब देखिए, डिमांड्स डेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं, लेकिन जब उस डिमांड के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई हेल्प कर रही हो, जब उस मूवमेंट को वेपन्स और फंडिंग मिल रहे हो, तो वो एक तरह के टेरर में बदल जाता है। आईएसआई ने क्या किया? पंजाब में रिलीजियस सेंटिमेंट्स एक्सप्लॉइट किए, जवान लड़कों को रेडिकलाइज किया गया, वेपन्स पाकिस्तान से स्मगल किए गए, टेरर अटैक्स पंजाब में करवाए। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल के अंदर ऑपरेशन करना पड़ा। हथियारबंद लोग वहाँ 45 हो गए थे। रिजल्ट, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, सैक्रेड प्लेस को बैटलफील्ड बना दिया गया और इससे सिचुएशन और वर्स हो गई। I think we wanted to give the maximum time to those inside to whom we were pointing out that there was that we had clear information about the accumulation of arms, about giving shelter to criminals and murderers and so on. And we were hoping to that they themselves would act and not allow these people to use such a sacred and holy place as a shelter. 31 अक्टूबर 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने ही बॉडीगार्ड्स के हाथों असैसिनेट कर दी गई।
पंजाब खून में डूब गया। लेकिन आईएसआई ने सिर्फ गन्स ही नहीं दी, उसने एक और वेपन यूज किया, ड्रग्स। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से हीरोइन पंजाब में फ्लड की गई, यंग जनरेशन एडिक्ट हो गई, फैमिलीज बर्बाद हो गई। ये दो प्रोलॉन्ग अटैक थे, एक तरफ हथियार पहुंचाना और दूसरी तरफ ड्रग्स की लत लगवाना। दोनों का टारगेट एक पूरी जनरेशन को खत्म करना और भारत को इंटरनल ब्लीड करवाना। और इसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो गए थे, लेकिन फिर भारत ने काउंटर स्ट्रैटेजी शुरू कर। आइए बताता हूँ भारत इस प्रॉक्सी वॉर से कैसे बाहर निकला। सबसे पहले इंटेलिजेंस ऑपरेशंस शुरू की गए। रॉ और आईबी ने आईएसआई के नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट किया। केपीएस गिल, पंजाब पुलिस के डीजीपी, उन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस चलाए। सिख कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में वापस लाया गया, सेपरेटिस्ट को आइसोलेट किया गया, पंजाब की इकोनॉमी को रिवाइवल किया गया। 1990 तक पंजाब फिर से शांत हो चुका था। यहाँ पर पाकिस्तान का पहला प्रॉक्सी वॉर खत्म कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान यहाँ रुकने वाला नहीं था, उसने दूसरा फ्रंट खोल दिया। पंजाब में जैसे ही मिलिटेंसी कंट्रोल हुई, 1989 से कश्मीर में नया चैप्टर शुरू कर दिया गया। कश्मीर जो सेंचुरीज से पैराडाइज था, वो फिर से एक बैटलफील्ड बन गया। आईएसआई ने सेम स्ट्रैटेजी रिपीट की। लोकल यूथ को रेडिकलाइज करो, पाकिस्तान में ट्रेन करो, वेपन्स भेजो, टेरर स्प्रेड करो। 1990 कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उन्हें मार पीट के निकाल दिया गया। 4 लाख से ज्यादा पंडित अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए और फिर शुरू हो गया टेरर का एंडलेस साइकिल। 1991 कारगिल वॉर, 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई 26/11, 2016 उरी अटैक्स, 2019 पुलवामा। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। हर अटैक के पीछे पाकिस्तान, हर टेररिस्ट के पीछे आईएसआई, हर वेपन के पीछे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। इन सब प्रॉक्सी वॉर से निपटने के लिए भारत को बदलना पड़ा और एक नई डॉक्ट्रिन बनाई कि हर टेरर अटैक का जवाब काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन से होगा। 29 सितंबर 2016 पूरी अटैक के 11 दिन बाद इंडियन आर्मी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की। एलओसी पार की गई और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया गया। पाकिस्तान ने स्ट्राइक को डिनाई किया और मानने से इंकार कर दिया कि ऐसी कोई स्ट्राइक उसकी टेरिटरी में हुई है, लेकिन दुनिया को पता चल गया था। 26 फरवरी 2019 पुलवामा के 12 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक और स्ट्राइक करी बालाकोट में, जिसमें जैश के कई आतंकवादी मारे गए। अप्रैल 22, 2025 पहलगाम में एक बार फिर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। इस बार टारगेट थे टूरिस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक टूरिस्ट को धर्म और जेंडर के आधार पर मारा गया। इसमें औरतों को छोड़ दिया गया और एक मैसेज भी भेजा गया कि मोदी को बता दो। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे मेरा पति साइड में, ठीक है, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये एक कोशिश थी भारत के अंदर कम्युनल डिवाइड करना, एक सिविल वॉर स्टाइल अनरेस्ट जिसमें देश अपने ही लोगों से लड़े। पाकिस्तान के हैंडलर्स का मकसद साफ था, टेररिज्म को कम्युनल कलर देकर भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। पहलगाम अटैक के 14 दिन बाद 6 मई को आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट कर दिया और एक कोऑर्डिनेटेड एंटी टेरर ऑफेंसिव साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में किया गया। ये ऑपरेशन सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि भारत अब डिफेंसिव नहीं, प्रोएक्टिव मोड में आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक और चीज प्रूव कर दी, इंडिया का सिक्योरिटी इकोसिस्टम अब पुरानी किताब पर नहीं चल रहा। ड्रोन्स, एआई सर्विलियंस और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग ने टेररिज्म के पुराने मॉडल को एकदम एब्सोल्यूट कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स डेकेड्स तक इंसर्जेंसी से जूझते रहे और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। 1960 से 70 नागा इंसर्जेंसी, सेपरेट नागालैंड की डिमांड। पीछे कौन था? ऑब्वियसली पाकिस्तान, आईएसआई। इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए चाइना, सम रॉक एलिमेंट्स फ्रॉम म्यांमार, इवन CIA, वो भी इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। अब चैलेंज क्या था? चैलेंज था नॉर्थ ईस्ट जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, चिकन स्नेक सिर्फ 21 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर से कनेक्टेड है। अगर वो इंसर्जेंसी सक्सीड हो जाती तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो सकता था। सबसे पहले ऑपरेशन ब्लू बर्ड, फिर ऑपरेशन गोल्डन बर्ड, म्यांमार की आर्मी के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस। काफी डिटेल्स आज भी क्लासिफाइड हैं, लेकिन रिजल्ट्स क्लियर है। 2000 तक आते आते
पीस अकॉर्ड साइन हो चुके थे। ऑलमोस्ट 2022-23 तक नॉर्थ ईस्ट में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। हाईवेज बनाए जा रहे थे, टूरिज्म बढ़ रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से चल रहा था। 370 के बाद कश्मीर में जो शांति बनी और वहां पर गवर्नमेंट डोमिनेशन बढ़ा, तो जिस एरिया में सिक्योरिटी वैक्यूम दिखा, आउटसाइड एक्टर ने वहीं खाली जगह एक्सप्लॉइट की। रूट्स ओपन हुए, आर्म्स फ्लो हुए और फॉल्ट लाइंस दोबारा एक्टिव हो गई। जब कश्मीर का मामला हाथ से निकला तो कुछ प्लेयर्स ने नॉर्थ ईस्ट को अपना नया बैटलफील्ड बना लिया और वहीं से 2023-24 के फ्लेयर अप्स को फ्यूल मिला। मिस इन्फॉर्मेशन, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और लोकल राइवलरीज को एक नया एक्सटर्नल एज मिल गया। आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक स्टाइल कंटेंट भी सर्कुलेट हुआ। गोल सिंपल था, फियर, रिवेंज और पोलराइजेशन। और यही दिखता है 21वीं सदी का प्रॉक्सी वॉर का एक नया चेहरा। गन्स के साथ साथ नैरेटिव्स चलाओ। इंडिया ने रिस्पॉन्स को मल्टी लेयर बनाया। यूनिफाइड कमांड्स, आर्म्स रिकवरी, एरिया डोमिनेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, रीजीन पर कड़ाई, म्यांमार साइड के रूट्स पर निगरानी। गोल एक ही, वायलेंस को रिंग फेंस करना और आउटसाइड एक्सप्लॉयटेशन को बंद करना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कब तक भारत सिर्फ अपने खिलाफ हो रहे प्रॉक्सी वॉर को झेलता रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर हो या मणिपुर का स्टेबलाइजेशन ग्रिड, इंडिया का डॉक्ट्रिन अब क्लियर है। फेंसिंग द फॉल्ट लाइन, स्टाफ द सप्लाई लाइन एंड फ्लड द ट्रुथ। अब शुरू होता है प्रॉक्सी वॉर का पलटवार, बलूचिस्तान। हमने बलूचिस्तान पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार आप देख लेना। बलूचिस्तान का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आपको थोड़ा समझ आ जाए। पाकिस्तान ने 50 साल भारत को अंदर से तोड़ने की बहुत कोशिश की, कभी पंजाब, कभी कश्मीर, कभी नॉर्थ ईस्ट, लेकिन आज पाकिस्तान खुद अंदर से टूटने की ओर बढ़ रहा है और इसका सेंटर पॉइंट है बलूचिस्तान। ऑफिशियली इंडिया कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन 2016 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में पीएम मोदी ने बलूचिस्तान का नाम जरूर लिया था। मैसेज क्लियर था, पाकिस्तान हर कीमत पर बलूचिस्तान रोकना चाहता है। तो क्या बलूचिस्तान अलग होगा? मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। और अगर हुआ तो ये होगा पाकिस्तान की अपनी 50 साल की प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी का रिजल्ट। जो आग उन्होंने भारत में लगाने की कोशिश की, आज वो आग उनको खुद जलाने वाली है। इसे कहते हैं कर्मा। जब दूसरे के लिए खड्डा खोदा तो उसमें तुम भी गिर सकते हो। तो ये थी प्रॉक्सी वॉर की कहानी। दुनिया में सबसे खतरनाक वॉर वो होती है जहां किसी को पता भी नहीं चलता कि वॉर चल रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल यही थी, उसने भारत की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। 1971 के बाद भारत ने सीखा कि गोली का जवाब गोली से और प्रॉक्सी वॉर का जवाब कभी कभी जवाब किसी और तरीके से भी दिया जा सकता है। एक डिप्लोमेटिक चेस पर, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन से, एक स्ट्रैटेजिक पेशेंस से। आज पाकिस्तान खुद अपनी प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी का शिकार बन रहा है। बलूचिस्तान, पश्तून एरिया, सिंध, गिलगिट बाल्टिस्तान, सब जगह अंदरूनी आग लगी हुई है। हम खुश नहीं है इसमें, क्योंकि इंस्टेबिलिटी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। लेकिन एक सबक क्लियर है, जो आग तुम दूसरों के घर में लगाओगे वो एक दिन तुम्हारे घर को भी जलाएगी। जो जंगें साए में लड़ी जाती हैं वो दिमाग से जीती जाती हैं। जो आग तुमने भेजी थी वो लौट कर भी आएगी। ये जंग जो सायों में चली अब रोशनी में आएगी। The shadows never disappear.